नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया है 5वीं बार कोरोना के संकट काल में, और उसके बाद उन्होंने चौथे चरण का जिक्र तो किया है लॉकडाउन के, लेकिन उससे बड़ी चीज ये कि एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, किस तरीके से आवंटित किया जाएगा ये अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आने वाले चंद दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से वो पूरा खाका बताया जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है आज इस आवंटन को लेकर, इस आर्थिक पैकेज को लेकर, पहले वो सुना देते हैं आपको। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि कोरोना के संकट काल में पूरी दुनिया में हमने देखा है कि किस तरीके से न सिर्फ जान बल्कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है उस पर प्रहार हुआ है। तो भारत में जो तबके, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री क्यों ना हो, आर्थिक तौर पर उसे जहां जहां चोट लगी है, ये 20 लाख करोड़ सबको मरहम का काम करेंगे। 100% करेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि ये पैसा जब सर्कुलेशन में आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी
तो ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस का जो चक्र है, इकोनॉमी का जो चक्र है, व्हील है, वो गतिशील बनेगा। इससे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर भी इंपैक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका उपयोग करते हुए हमारे देश के उद्योजकों को अब हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और इंपोर्ट कम करना होगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी और साथ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और चाइना के प्रति जिस प्रकार की भावना पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और इसलिए पूरे दुनिया में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए ये जो एक बहुत अच्छा ताकतवान ऐसा बूस्टर डोज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर उद्योजकों तक सबके लिए इसका फायदा होगा। और निश्चित रूप से जो निराशा है, लोग थके हुए थे और कोरोना की लड़ाई तो चल रही है, पर एक बात श्वेता जी मैं आपको बता दूं, कोरोना की लड़ाई और इकोनॉमिक लड़ाई, ये दोनों के इसमें एक बात सबको ध्यान में रखनी होगी कि हमें ये लड़ाई लड़ते समय आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना, ये अब हमको अडॉप्ट करना होगा। और उसके लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा मेंटेन करना, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना, और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री, हमारा रिटेल बिजनेस, हमारा ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। पर ये सब बातों का हमको निश्चित रूप से उसके लिए पालन करना होगा और हमको आगे जाना होगा। और निश्चित रूप से आगे जाने के लिए, अनेक माइलों तक आगे जाने के लिए, एक आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न देश बनाने के लिए एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी नींव प्रधानमंत्री ने डाली है। और इस संकट से उभरकर पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ निश्चित रूप से देश आगे जाएगा और देश की जनता आगे जाएगी, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, आप निजी तौर पर भी बातचीत में आपदा में अवसर ढूंढने की बात करते रहे। आपने अपनी भी जिंदगी की बहुत बार जब मुश्किलों के बारे में बताते रहे, तो आप ये बताएं कि उसमें किस तरीके से एक अवसर निकला और किस तरीके से आप आगे बढ़े। आज पूरे देश के लिए ये कहा जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, उस समय हम न पीपीई किट्स बनाते थे, न हम बनाते थे मास्क। आज की तारीख में, चूंकि चीन का जिक्र आपने खुद किया है अभी, तो हम क्या सचमुच में ये माने कि ये जो बातें चल रही हैं कि बहुत सारे देश नाराज हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं चीन के रवैये से, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के पास सचमुच में आ सकती है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। हमारे पास नागपुर में एक एमएसएमई का ऑरेंज क्लस्टर करके कंपनी है, 1000 से 1200 महिला पुरुष काम करते हैं। और इंग्लैंड पीटर या कोई बड़ा ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड, उसके शर्ट यहाँ बनते हैं। तो मैंने हमारे उपसंचालक है यहाँ पार्लेवार करके उनको कहा कि हम ये पीपी किट क्यों नहीं बना सकते, और उन्होंने बनाया। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उनको सब अप्रूवल मिल गए। मुझे बड़ा दुख हुआ जिस दिन चाइना से हवाई जहाज भरकर ये पीपी किट आई। आज हमारा देश पीपीए किट में स्वयं पूर्ण है और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर सैनिटाइजर की बात आई, 1200 रुपये लीटर तक भाव गया। अब हमारी भी शुगर मिल थी, हम अल्कोहल बनाते, तो मैंने सब शुगर मिल को कहा कि आप भी बनाओ। आज महाराष्ट्र में सब बनाने लगे। अब वो अल्कोहल का रेट 400 रुपये लीटर आया। मैंने तो कम से कम 1 लाख बॉटल फुकट लोगों को बांटी, और आज हम लोग अब सैनिटाइजर भी बना सके। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी हमारे यहाँ वेंटिलेटर शॉर्टेज था, हमारे लोग उसको बना रहे हैं, हमारे स्टार्टअप उसका डिजाइन कर रहे हैं। मैं मेडिकल डिवाइसेस में हम आगे निकल रहे हैं, और एमएसएमई में तो अब बहुत पोटेंशियल है। तो मैं आपको बहुत बार एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा फ्यूचर है। और अभी हम एक किताब निकालने जा रहे हैं कि 3 साल में हमारा इंपोर्ट कितना हुआ और एक्सपोर्ट कितना हुआ। क्या ये इंपोर्ट कम करने के लिए हम नीति बनाएंगे, और देश के टैलेंट को, देश के उद्योजकों को हम कहेंगे कि हमको इंपोर्ट के बजाय देश में करना है। ये संभव है। अगरबत्ती की काड़िया और चमचे आइसक्रीम खाते हुए, ये भी चाइना से आते थे। जब मेरे सामने मैं पीयूष जी के पास गया, ड्यूटी लगाई, तो ये इंडस्ट्री वाले मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। मैंने बोला कोई नहीं, मैं सुनूंगा नहीं करूंगा ये। तो फिर मैंने उनको मजाक में कहा, क्या हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है कि वो भी हम इंपोर्ट करेंगे? तो फिर आज हमारे देश में चमचे भी तैयार हो रहे हैं। अगरबत्ती की 4000 करोड़ का इंपोर्ट है। अब अगरबत्ती वाले मुझे बता रहे हैं कि सर हमने अभी तैयारी कर ली, और बांबू का भी प्लांटेशन हो रहा है, और 4000 करोड़ का इंपोर्ट बच रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अब हमको पॉजिटिविटी के साथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ
और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और निश्चित रूप से स्वावलंबन और स्वदेशी का आधार पकड़ के अब विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर इस साल हमारा 88,000 करोड़ है। ये मेरे हाथ में ये जो घड़ी है ये टाइटन की है और इसका जो बेल्ट है वो खादी का है। ये खादी ग्रामोद्योग ने प्रक्रिया इतना आउट ऑफ मार्केट हो गई, इतनी लोगों ने लेडीज और जेंट्स की ये घड़ी पसंद की है, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हमको हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हनी है, बांबू है, बायोफ्यूल्स है और इसके लिए अभी एग्रो एमएसएमई की बात हम कर रहे हैं, फिशिंग एमएसएमई की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट बेस्ड एमएसएमई की बात कर रहे हैं और ये सब बातों को ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे देश की तस्वीर बदलेगी। एक अच्छी दौड़ने के लिए हमको एक अच्छी साइकिल जोर से चलने के लिए मिली है जो प्रधानमंत्री जी ने ऑफर की है। इसका फायदा सभी स्टेक होल्डर को मिलेगा, सभी गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर बड़ी इंडस्ट्री से छोटी इंडस्ट्री तक, एमएसएमई तक सबको इसका फायदा मिलेगा। पर नितिन जी, एक तरफ है ये पैकेज, दूसरी तरफ जैसे आज कुछ छोटी बड़ी फैक्ट्रीज में मैं गई रिपोर्टिंग करते हुए तो उनकी ये दिक्कत थी कि हमारे पास जो श्रमिक हैं वो निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं, तो हम कैसे शुरू करें? क्या हम ये समझें कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ अब हम आगे देखना पड़ेगा किस तरीके से जो श्रमिक चले गए अपने अपने गांवों की तरफ या निकल गए बस अपने गांव की तरफ वो वापस आएंगे ताकि पूरी रफ्तार से अर्थव्यवस्था शुरू हो पाए? देखो, पहली बात तो ऐसे कि आप जो कह रहे वो है, सच्चाई है, पर यह भी सच्चाई है कि अभी हमने नेशनल हाईवे के रोड कंस्ट्रक्शन के काम लगभग शुरू कर दिए तो वहां भी मजदूर काम कर रहे हैं, पर एक बड़ा चंक जो है वो हमारे यहां से चला गया। डर पैदा हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं था, मॉरल डाउन हो गया, घर जाने की इच्छा हो गई और इसके कारण लोग पैदल चलने लगे। और इसलिए मैं जो बात कर रहा हूं कि पॉजिटिविटी को बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। और बीच में लॉकडाउन में उनका रोजगार चला गया तो और इसलिए स्वाभाविक रूप से निराशा से वो जाने लगे। मेरा विश्वास है कि वो लोग फिर से आएंगे, यहाँ के लोग भी काम को लगेंगे। इकोनॉमी कोरोना के बारे में जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उसका पालन करते हुए मजदूर भी वापस आएंगे और कुछ दिनों में ही हम लोग फिर से रेगुलराइज हो जाएंगे और अब इसके बाद जो जाने वाले थे वो भी रुक जाएंगे और फिर अपने काम को शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम पूरे लाइन पर गाड़ी पटरी पर आएगी और हम आगे जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री अगर इस चीज की बात करते हैं कि लोकल ही ग्लोबल है, कभी जो ग्लोबल ब्रांड है वो भी लोकल ही हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास हमेशा रहा कि किस तरीके से जो स्वदेशी है उसे सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। तो क्या हम समझें कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम उस स्वदेशी की तरफ भी हैं, बस वही स्वदेशी दूसरे देशों में जाकर ग्लोबल हो जाए, वो नाम कमाए, क्या उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं? आपको पता है कि हमारे खादी ग्रामोद्योग में हम डेनिम बनाते, वो जीन की पैंट आप पहनते ना, वो डेनिम बनाते हैं और वो डेनिम लेवाइस करके कोई यूएसए की कंपनी है या शायद यूके की है, वो पूरा हमारा खादी डेनिम खरीदती है और ये इतना पॉपुलर हो गया है। हमारा हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारा सीरीकल्चर, हमारा हनी, आज वर्ल्ड हम 10 गुना उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ये दो शब्द है। हम मॉडर्नाइजेशन के समर्थक हैं, वेस्टर्नाइजेशन के नहीं है। स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके इस समय हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, यह सबसे बड़ी देशभक्ति है, यह सबसे बड़ा नेशनलिज्म है। उसके सिवा देश स्वावलंबन की ओर जा नहीं सकता और इसलिए टेक्नोलॉजी, अगर एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए कोई टेक्नोलॉजी हमको स्वीकारनी है तो स्वीकार करेंगे, वो कोई स्वदेशी के उसके विरोध में नहीं होती। और इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट जो आधुनिकीकरण का है, मॉडर्नाइजेशन का है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का है, हमको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और बाय टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कॉस्ट कम करनी होगी। आपको मोरवी का उदाहरण याद होगा कि पहले मोरवी में टाइल्स बनते थी, बाद में चाइना से टाइल्स इंपोर्ट होना शुरू हुआ, मोरवी लगभग बंद हो गई। मोरवी वालों ने टेक्निकल अपग्रेडेशन किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, कॉस्ट कम की, अब चाइना से कोई टाइल्स नहीं आती, मोरवी की टाइल्स फिर से देश में जाने लगी। ये हमारा उदाहरण है। अब हमारे लेदर इंडस्ट्री में 1,45,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर होता है, 85,000 करोड़ डोमेस्टिक है और 45 से 55,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। अब हम इसको बढ़ा सकते हैं।
हमारे इसमें उसका लेदर क्लस्टर बनाने की बात चल रही। मैंने उनको कहा कि मुंबई दिल्ली हाईवे के बाजू में आप आइए, और निश्चित रूप से वो लोग अगर एक जगह क्लस्टर बनाएंगे तो कॉस्टिंग कम होगा। ऐसे एक एक इंडस्ट्री का विचार करना पड़ेगा। फूड क्लस्टर, लॉजिस्टिक क्लस्टर, अलग अलग प्रकार के क्लस्टर है, उनका विचार करना पड़ेगा और फिर उसके आधार पर नीति बनानी पड़ेगी। और डिजाइनिंग के भी वहां सेंटर्स होंगे, वहां स्किल्ड करने के भी सेंटर्स होंगे, क्वालिटी भी होगी, टेस्टिंग के भी फैसिलिटी होगी, और इस प्रकार से हम लोग आगे जाएंगे। और वर्ल्ड की इकोनॉमी में निश्चित रूप से हम लोग अब चाइना को धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। चाइना ये बहुत आगे चला गया है, और ये चाइना के प्रति जो हेट्रेट है वही हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। उसके लिए हमको खुलकर जो वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री हमारे देश में तरफ आकर्षित हो, ऐसे निर्णय, ऐसी नीतियां, ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे। और वो बनने के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी स्ट्रांग बनेगी, और फिर से एक बार हम लोग निश्चित रूप से सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की दिशा में आगे जाएंगे। लेकिन नितिन जी, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4.0 की भी बात कर दी। हालांकि उसके लिए हमें इंतजार करने के लिए भी कहा है कि 18 तारीख से पहले पता चल जाएगा। अब कोरोना के साथ जीना सीखना और उसके बाद अपने हिसाब से अपने ऊपर वो बंदिशें इम्पोज करना ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश को समझा जाए, या फिर हम ये समझें कि अभी भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य तो ऐसा भी कह रहे हैं कि आपने ट्रेन क्यों चला दी, श्रमिक ठीक था लेकिन आपने पैसेंजर ट्रेनें क्यों चला दी। प्लेन के बारे में क्या इस समय ये देश सोचने की स्थिति में है? क्या सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के लिए सोचने की स्थिति में लोग हैं? क्या ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको मजाक में बहुत बार कहता हूं कि ये डबल ढोलकी है। अगर ट्रेन नहीं शुरू की तो क्या कर रही सरकार? ट्रेन क्यों नहीं शुरू की? शुरू की तो क्यों शुरू की? क्या होगा? अब ऐसा है कि धीरे से मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत गहरा संकट है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी से ऊपर उठकर इकोनॉमी के हित में, देश के हित में हम सबको सोचना होगा। इस समय हम राजनीति करना बंद कर दें, और ये एक बार खत्म होने के बाद हर आदमी में जो भी ताकत है वो आए आगे और करे राजनीति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकतंत्र में उसका अधिकार है। पर यह समय उसका नहीं है, वाद विवाद का नहीं है, राजनीति का नहीं है, ये देश को आगे ले जाने का है। और मुझे लगता है कि वही संकल्प करके सबने आगे जाना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर एक वही संकल्प करके सबने आगे जाना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर एक दिशा में जाए, लोग एक दिशा में जाए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी सब मिलकर एक दिशा में चले। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, कदम से कदम मिलाना, मिलकर चलना होगा। मुझे लगता है वही अच्छी हमारे लिए सोच है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हम होंगे कामयाब। पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ समाज को, देश को एक दिशा में ले जाना होगा, और वो प्रधानमंत्री ने काम किया है। वो दिशा देश को मिलेगी, और हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे, और हमारा देश आगे जाएगा, हमारे राज्य आगे जाएंगे। निश्चित रूप से ये परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये संकट भी गहरा है, इस पर हम बात करेंगे। नितिन जी, जो राज्यों की का भी जिक्र आपने किया, तो जो राज्य हैं, खासकर गैर बीजेपी शासित राज्य जो हैं, उनको अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि सरकार को हमें पैसे देने चाहिए और हम निर्धारित करें कि किस तरीके से आगे उसका इस्तेमाल होना है। क्या ये स्थिति बेहतर होगी, या फिर केंद्र अपनी तरफ से उन सेक्टर्स को आवंटन करे? देखिए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र के असेंबली में, फिर बीजेपी का अध्यक्ष था महाराष्ट्र का, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। देखो, पॉलिटिकल पार्टी अगर, विरोधी पार्टी अगर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ बात करती है तो मीडिया कहती है कि ये मैनेज हो गए, और जब तक वो विरोध नहीं करते तो बोलते ये ठीक विरोध नहीं कर रहे हैं। तो अपोजिशन के बेंचेस ही ऐसे हैं, और अपोजिशन पार्टी की जगह ऐसी है कि जो उस जगह बैठता है वो उल्टी बातें करता है और करते रहता है। उसकी राजनीतिक मर्यादा को समझकर उसको छोड़ देना चाहिए। पर धीरे धीरे देश में आम विकास की जो बात चल रही है, आर्थिक विकास की, उसमें यूनानिमिटी बन रही है, सहमति बन रही है, और हम सब लोग मिलकर जाएंगे। उनके भी अच्छे सुझाव होंगे तो उसका भी विचार करेंगे। यही अच्छा संदेश है। बाकी ये चलता है। और आप भी क्या करती है, इसकी दो बातें बताई तो उसकी एक बातें बताकर दोनों को भिड़ा देते हैं। तो ये चलता ही है लोकतंत्र में। ये हमारे देश की लोकतंत्र की मजबूरी है। करने से ठीक पहले अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी मेरे साथ जुड़े थे।
नितिन जी, और उनकी तरफ से जो आशंकाएं थी वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन देखिए, ये भी तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि कोई भी, मैं भी बिना डरे आपसे सवाल पूछ सकूं और वो भी बिना डरे अपनी बात रख सके। तो सबने रखी है, तो इसका मतलब स्वस्थ है कम से कम लोकतंत्र के रूप से हम। लेकिन नितिन जी, ये बताइए कि जो अलग अलग विश्व की संस्थाएं हैं वो भारत के लिए जो प्रोजेक्शन दे रही हैं, वो बाकी देशों, भले ही हमारा, चलिए अगर कोरोना नहीं होता तो हम उसी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देख रहे होते, कोरोना नहीं होता तो हम सोचते कि दुनिया में सबसे अच्छा विकास दर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो रिवीजन के बावजूद यही हमारे सामने आ रहा है कि बाकी देश भले ही नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन भारत नेगेटिव में नहीं जा रहा ग्रोथ के हिसाब से। देखिए, एक तो बात सही है कि हम लोग संकट से जा रहे हैं और ये संकट मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट है और इस संकट में अपने को बचाना ये बहुत कठिन बात है। और भारत ये बहुत बड़ा देश है और इस देश में मैं ये मानता हूं कि इस भारत को बचाना, लोगों को बचाना, गांव गरीब मजदूर किसान का रक्षा करना, इंडस्ट्री को बचाना, एमएसएमई को बचाना और फिर से निगेटिव ग्रोथ में न जाते हुए आगे जाना, ये बहुत कठिन है, चैलेंजिंग है। और एक बात बिल्कुल आपकी सही है कि कोरोना आने के पहले भी हमें काफी अड़चने थी, कोरोना के बाद और अड़चने बढ़ गई है और अभी भी हमको आगे जाना है। वो मार्ग, भले हम कोशिश बहुत करते हैं, सब कुछ अच्छे डिसीजन भी हुए हैं, हम कामयाब होंगे ये भी विश्वास है, पर ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता भी बहुत कठिन है। जो थोड़ी बहुत आर्थिक नीति के बारे में मैं समझता हूँ, ये इतना आसान नहीं है, हमको बहुत मेहनत करके आगे जाना होगा। ये बात जरूर है कि हम में वो क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम संकटों पर मात कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने वो रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र की बात सबको बताता हूं कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो हम चुनाव हारते थे, तो मुझे एक बार आया कि छोड़ देना चाहिए। तो मेरे मित्र ने वो किताब भेंट दी थी जब रिचर्ड निक्सन पर वाटरगेट पर आरोप हुए थे, वॉशिंगटन में उनको जगह देने के लिए लोगों ने विरोध किया था। तो उनके जीवनी में एक वाक्य लिखा है, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भागता है तो समाप्त होता है। तो युद्ध भूमि से भागना नहीं है, युद्ध भूमि में लड़ना है और विजयी होना है, आगे जाना है। और विजयी होने के लिए अनुकूलता भारत सरकार ने अब तैयार की है, प्रधानमंत्री जी ने की है। उसका फायदा लेकर मामला कितना भी कठिन हो, कितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो, कितने भी संकट हो, उससे मात करके अब हम ताकत के साथ आगे जाएंगे। इस दृढ़ आत्मविश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ देश को आगे जाना होगा। वो दिशा प्रधानमंत्री जी ने दी है, वो आज की विशेषता है। निश्चित रूप से एक बड़ा बूस्टर डोज मिला है, मुझे लगता है ये कामयाब होंगे हम लोग और हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। और इस समय में ये सकारात्मक रहना ही सबसे बड़ा हथियार रहता है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमसे बातचीत कर रहे थे और पूरा विश्लेषण जो ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का किया जा रहा है उसके लिए भले ही इंतजार आगे करना हो, लेकिन नितिन जी ये बता गए हमें कि किस तरीके से भारत वाकई आत्मनिर्भर और एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।